आज का जो टारगेट है वो हम आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ जाने वाले हैं, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी की तरफ। और उधर जाने से पहले थोड़ी सी कुछ काम की बातें हैं जिसको हम ध्यान से पहले सुन लेते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री की जैसा है थोड़ा बहुत। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में बात करना चाहते हैं। यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो सबसे पहले है, मान लो ये पूरे चैप्टर में इसी को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे सपोज करो कि हमसे कभी कहा जाता है स्मॉल एम के बारे में, हमसे कह दिया स्मॉल एम। तो स्मॉल एम जहां जहां मैं लिखूंगा, मतलब मैं वहां पे मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल कहने जा रहा हूँ। वहां पे मैं कहूंगा मास ऑफ वन गैस, और मैंने यहाँ मॉलिक्यूल बोला है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। स्मॉल एम से मैं मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल डिनोट करूंगा। जहां पे मैं कैपिटल एन लिखूंगा वहां पे मैं बोलूंगा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। वहां पे होगा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल वहां पे बोलूंगा कैपिटल एन को। अगर मैं कैपिटल एम लिखूंगा तो कैपिटल एम का मतलब होगा पूरे गैस का मास। जो आपके सैंपल में जितने भी गैस है, तो पूरे गैस का मास अगर मुझे बोलना होगा तो मैं उसको कैपिटल एम लिखूंगा। स्मॉल एम से तो मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करी थी, एक मॉलिक्यूल की बात करी थी, लेकिन कैपिटल एम से हमने पूरे सैंपल के गैस के का मास हमने लिखा है। मतलब तुम कह सकते हो कैपिटल एम का सिंपल मतलब तुम कह सकते हो स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय एन। देख लो, ऐसे कह सकते हो। एक तो छोटी सी बात ये हो गई। दूसरा, एक टर्म होता है जिसको अपन जानते हैं अवोगाद्रो नंबर के नाम से, तो उसको हम एन ए से लिखेंगे और इसकी वैल्यू आपको याद होगी 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ये एक्चुअली में क्या है? ये सही मायने में ये है मॉलिक्यूल्स पर मोल। पर मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं वो होता है। अच्छा चलो, उसके बाद से और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको तुम लिखते हो एम डब्ल्यू से। तुम इसको पहचानते हो गए, इसको तुम कहते हो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, अभी हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कि किसका नाम क्या है। और ये मॉलिक्यूलर वेट की फीलिंग क्या है? मॉलिक्यूलर वेट की जो फीलिंग है ये होता है सही मायने में एक मोल गैस का मास। एक मोल गैस का जो मास होता है उसी को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जैसे मैं तुमको बता सकता हूं कि अगर तुमसे कोई कहे एम डब्ल्यू को कैसे लिखोगे, तो तुम कहोगे भैया एक मॉलिक्यूल का मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अवोगाद्रो नंबर होते हैं एक मोल में, तो इसीलिए इसको एम डब्ल्यू को तुम स्मॉल एम इंटू एन ए कह सकते हो। इसको तुम कह सकते हो, सही मायने में इसका नाम क्या हुआ, ये ग्राम पर मोल होता है। ग्राम पर मोल होता है। अब ये क्या कहना चाहता हूं मैं ग्राम पर मोल से, जो भी तुमको, जो भी तुम मॉलिक्यूलर वेट याद रखते हो ना, जो भी तुम मॉलिक्यूलर वेट याद रखते हो, वेट याद रखते हो, ये सब के सब तुम याद रखते हो ग्राम पर मोल में। समझो, ये तुमको ग्राम पर मोल में याद है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको दो तीन बातें हम बोल सकता हूं। जैसे अगर मान लो किसी ने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट तुमको याद है वो है 2। सही मायने में इसको तुम बोलोगे 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल। ये 2 तो तुमको याद है, लेकिन इस 2 का पूरा नाम है 2 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन के एक मोल का जो वेट है वो है 2 ग्राम।
जैसे एक दो और नाम ले लो, सपोज करो कि तुमने कह दिया हीलियम, तो हीलियम का जो तुमको याद है 4, तो वो एक्चुअली में उसका नाम है 4 ग्राम पर मोल। अच्छा, जैसे कोई कहे कि भैया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो तुमको याद है, तुम कहते हो ना 28, तो वो है 28 ग्राम पर मोल। मतलब जो भी मोलिकुलर वेट मुझे याद होता है वो सही मायने में ग्राम पर मोल में ही याद होता है। चलो एक बात और, नोमेनक्लेचर आगे चल रहा है तो थोड़ा इसको आगे और बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। कुछ मैं यहाँ ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लूँ, स्लाइड। चलिए, अब एक टर्म है बड़ा फेमस जिसको तुम बोलते हो मोल। जैसे उसको मैं म्यू से लिखूंगा, इसमें एन लिखने से क्या कंफ्यूजन होता है, इसलिए म्यू लिखेंगे। म्यू क्या है? ये म्यू तो सही मायने में कोई कहे ना, तो ये मोलर अमाउंट ऑफ गैस होता है भाई। ये होता है मोलर अमाउंट ऑफ गैस, ये होता है म्यू। अच्छा, मोलर अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ोगे, क्या है ये? यानी कि गैस का जो टोटल मास होता है ना, उसको, गैस के टोटल मास को 1 मोल गैस के मास से डिवाइड कर दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो तुम्हारे पास गैस का टोटल मास है, गैस का टोटल मास है, उसको उसको डिवाइड कर दो 1 मोल गैस के मास से, 1 मोल गैस के मास से। शांति से जो चीज मैं कह रहा हूं बिल्कुल इसको ईमानदारी से पचाओ, क्योंकि जो भी तुमने अगर पहले भी कहीं से हीट पढ़ा हो, थर्मो पढ़ा हो, केटीजी पढ़ा हो, ठीक है, अच्छी बात है। मैं जैसे लेके चल रहा हूँ वैसे लेके चलो, तरीके से बात को समझो। ये चीजें जो हैं सुनने की है, समझने की है, और भरोसा रखो ऐसा तुमने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा। इसलिए शांति बना के रखो, आराम से और ध्यान से सुनो। म्यू का मतलब होता है गैस का टोटल मास डिवाइडेड बाय 1 मोल गैस का मास। इसको डिवाइड करने से 1 मोल मिलता है। इसी को तुमने फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर रखा होता है। म्यू को तुम याद करके रखते हो कैपिटल एम, ये रहा गिवन मास, और 1 मोल गैस का मास जिसको तुम बोलते हो एमडब्ल्यू, ये तुमको याद होता है, जिसी को तुम बोलते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, कुछ लोग इसको एक और स्टाइल से लिखते हैं। जैसे अगर मुझे कैपिटल एम निकालना है, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल का मास इनटू अवोगाद्रो नंबर, ये टोटल मास मिला सैंपल का। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे मिलेगा? ये देखो, मतलब अगर मुझे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ कैपिटल एम, देखो ये कैपिटल एम, हमने ये कैपिटल एम लिखा है, यानी कि सैंपल का मास में नंबर और इनटू एम, ये मैंने इसको लिखा। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर वेट अगर मुझे लिखना होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट लिखना होगा तो 1 मोल यानी कि अवोगाद्रो नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला तुम्हारे को, ये नंबर अपॉन ए, ऐसा अवोगाद्रो नंबर। तो म्यू का एक और रिलेशन तुम्हारे सामने आ गया, और वो म्यू तुम्हारे सामने आया है एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए। ये म्यू का दूसरा रिलेशन, ये म्यू का पहला रिलेशन, और ये म्यू का दूसरा रिलेशन। दो चीजें हमारे सामने रेडी है। एक और लड़ाई है अभी, जिसको अपन बोलते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी अभी नोमेनक्लेचर ही चलेगा, एक ही बार सारा क्लियर कर लेते हैं कि बाद में सोचने समझने की ज्यादा टेंशन ना बचे। नंबर डेंसिटी, इसको मैं स्मॉल एन से लिखूंगा, मैंने स्मॉल एन से लिखा है नंबर डेंसिटी। ये क्या है? एक्चुअली में एक क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये, यानी कि ये है कि एक क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। एक क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, उसको नंबर डेंसिटी कहते हैं। यानी कि अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो नंबर अपॉन वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी कहा जाता है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई।
एक नंबर डेंसिटी के बाद एक टर्म है जिसको बोलते हैं गैस की डेंसिटी। गैस की डेंसिटी, गैस डेंसिटी अलग है। गैस डेंसिटी होता है कि क्यूबिक वॉल्यूम में गैस का मास, समझना, इसको बोलते हैं, इसको ना अपन रो से लिखेंगे, और इसको तुम रोज जैसे तुम देखते हो तुम्हारा दिमाग बुझता अच्छा ये तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो तुरंत मेरे दिमाग में आता है। अच्छा, लेकिन इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि क्यूबिक वॉल्यूम में गैस का मास, क्यूबिक वॉल्यूम में गैस का मास, ये कहलाएगा मेरा गैस डेंसिटी, ये कहलाएगा गैस डेंसिटी। अच्छा, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं, इसको समझते हैं ऐसे। जैसे मेरे से किसी ने कहा रो, तो ये तो चलो मैंने उसको m अपॉन v लिख दिया। अच्छा, कैपिटल M को हम स्मॉल m इंटू n लिख सकते हैं, नीचे आ गया मेरा v। ये जैसे ही मैं तुरंत, देखो ध्यान से, ये वाला सेक्शन देखो, ये वाला बगल में देखो, थोड़ा इसको ना बड़ा कर देता हूँ साइड वाले को, ये ऐसे कर दीजिए। अब देखिए, अब देखो, जैसे ही एन वाई वी देखूंगा, जैसे ही कैपिटल एन वाई वी दिखूंगा, मुझे स्मॉल एन मिल जाएगा, स्मॉल एन, यानी कि दिस कैपिटल एन अपॉन वी विल बी द स्मॉल एन, यानी कि रो का एक रिलेशन आया m इंटू एन, m इंटू एन। ये सब याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए कि भाई अगर हम याद रख लेंगे तो आसानी होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार जब देखोगे तो बात बढ़िया समझ में आ जाएगी। तो ये हमने एक बार तो बात करी नंबर डेंसिटी की। नंबर डेंसिटी क्या था? नंबर डेंसिटी था एक क्यूबिक वॉल्यूम में गैस का मॉलिक्यूल कितना है, वो तो नंबर की डेंसिटी है। और एक है गैस की डेंसिटी, यानी कि उसी तरह से क्यूबिक वॉल्यूम में गैस का मास कितना है। अच्छा, नंबर अपॉन वॉल्यूम को हमने हमने स्मॉल एन से लिख दिया, और ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, रो इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल एन। स्मॉल एन यहाँ पे नंबर डेंसिटी है, यानी कि स्मॉल एन को तुमने एक तरीके से कहा है मॉलिक्यूलर डेंसिटी, समझ रहे हो क्या? ये जो है ये नंबर डेंसिटी है, कुछ लोग इसको ऐसा भी नाम देते हैं, इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, और कुछ लोग इसका नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर डेंसिटी दोनों एक ही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इतना सब होने के बाद अब 2 लोग और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। और एक प्राणी बड़ा फेमस है, आर। आर को तुम जानते हो, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आर होता है गैस कांस्टेंट। अब क्या है बच्चा, इसमें कहता है कि कब क्या वैल्यू रखनी है भाई। अब क्लियर बात समझ लो, क्लियर बात समझ लो, जब एसआई यूनिट की बात होगी, जब एसआई यूनिट की बात होगी, तो उस समय में एसआई यूनिट की जब बात होगी, उस समय में जूल वाला यूज करना। पहले लिख देता हूं, उस समय में जूल वाला यूज करो। ये क्या कहना चाह रहा हूं समझो, क्योंकि इस आर की 2 वैल्यू लिखूंगा मैं। देखो, आर की वैल्यू होती है एक तो 8.31, तुम 8.3 ले लेना, 8.31 जूल, पूरा नाम है इसका पर मोल, और साथ में पर केल्विन, पर केल्विन। अच्छा, और दूसरा इसका होता है 2, और 2 होगा तो कैलोरी। अब कैलोरी तो ऐसा ही है नहीं, समझ जाओ। तो जहां पे एसआई यूनिट की जरूरत पड़े तो वहां पे 8.3 लेना, और जहां पे कैलोरी से सीजीएस वगैरह से काम जरूरत पड़े तो वहां पे लेना, क्योंकि सारा खेल सिर्फ इस नंबर का है, या तो तुमको 8.3 रखना पड़ेगा या तो 2 रखना पड़ेगा। तो 8.3 रख दोगे, जहां जूल में बात होगी वो देख के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा किससे बात करनी है। अच्छा, साथ में यही पर मोल और साथ में पर केल्विन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। खेल है कि 8.31 और 2 में से कौन लेना सही है, मैंने बता दिया। जहां ऐसा यूनिट में लेने की जरूरत है वहां पे 8.31 लेना। एक और होते हैं, एक और होते हैं प्रभु, जिनको हम बोलते हैं बोल्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बोल्जमैन कांस्टेंट, और मैं तो उसको जनरली केबी से लिखता हूं। अच्छा, कभी कभी ना शॉर्ट में केबी लिख दूंगा। ये होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। अब आर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है,
Na भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट ही आती है, और वो आती है 1.38 इंटू 10⁻³ -23। क्या आएगा ये आएगा भैया जूल अपॉन केल्विन में, जूल अपॉन केल्विन में, जूल अपॉन केल्विन में। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से हमारा ये नोमेनक्लेचर वाला लफड़ा खत्म हुआ, नोमेनक्लेचर वाला लफड़ा खत्म हुआ। हमने बढ़िया से सबका नाम पहचान लिया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स एक एक करके देख लिए हैं, एक एक करके देख लिए हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको जरूरत पड़े तो आप तो रिकॉर्डिंग देख ही सकते हैं, आप महान हैं। और जब तक ये थर्मल वाला सेक्शन चल रहा है, थर्मल वाला सेक्शन, मॉडर्न वाला सेक्शन जहाँ तक चलता है, तो जहाँ जहाँ थ्योरेटिकल सेक्शन होते हैं उस समय तुम अपने आप को ज़्यादा विद्वान मत मानो, लॉजिक लगा लोगे। थ्योरेटिकल सेक्शन में लॉजिक से बात नहीं चलता, जितनी बार तुम लेक्चर सुनोगे उतनी बार चीजें याद होंगी, जितनी बार लेक्चर सुनोगे उतनी बार चीजें याद होंगी। हमेशा हमेशा कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम लेक्चर को सुनो, इतना सुनो जैसे हिस्ट्री वाले सर स्कूल में पढ़ाते थे 10th तक, उनको पूरी कहानी याद होती थी, उनको पूरी कहानी याद होती थी। तो आपको भी लेक्चर्स को बार बार सुनना पड़ेगा ताकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको तरीके से याद हो। हाँ बिल्कुल, देवा सर यहाँ हंस रही हैं, हिस्ट्री वाले सर याद आ गए इसको, हिस्ट्री वाले सर, हिस्ट्री वाले सर मुझे भी याद है भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें बताते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, अलग बात है मुझे अच्छी नहीं लगती थी। चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी पे। बड़ा 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 सम्मान देके इसको पढ़ना चाहिए, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब देखो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी है, एक तो स्टाइल क्या हो सकता है कि मैं अब क्या करूं, अब पूरा रिलेशन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। एक तो मैं क्या करूं, इस पीवी को अब देखो ध्यान से, म्यू के जगह पे मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट, और साथ में यहाँ पे मैं डाल दूंगा आर टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से अगर मैं सोचूं तो जरा सोचो पी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, तो पी को मैं सिंपली लिख सकता हूं m/v, और ये लिखा सकता है आर टी, और नीचे लिखा सकता है mw, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही m/v ये वाला टर्म लिखा हुआ देखूंगा, ये तो मेरे मन में गैस की डेंसिटी का रिलेशन दिमाग में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो, और रो के साथ लिख सकता हूँ आर टी, और नीचे लिख सकता हूँ mw। अब मैं क्या करता हूँ जरा सोचो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, p/रो, और ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास आर टी अपॉन mw, p/रो आर टी अपॉन mw। ये रिलेशन जो है ये काम का है, डायरेक्ट यूज करूंगा, इसीलिए तुमको याद होना चाहिए। अब ये देखो ऊपर वाला पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, अब कोई महान आदमी इसी को भूल गया तब तो भैया, तब तो सही में वो सिलेक्ट ही हो गया मान लो। और ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी का दूसरा स्टाइल तुमको समझाता हूँ, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी का दूसरा स्टाइल तुमको समझाता हूँ कि स्टाइल 2 क्या हो सकता है इसका। ये जो हमने देखा है, ये जो हमने देखा है, इसका नाम दे देते हैं स्टाइल 1, स्टाइल 1। यहां से सोचना शुरू किया, अब ये हम चला रहे हैं स्टाइल नंबर 2। अब देखो ये क्या चलेगा इसमें, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी है, तो चलो इसको ऐसा कर लेते हैं कि पीवी तो ठीक है, म्यू के जगह पे नंबर अपॉन अवागाद्रो नंबर ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वो नंबर भी देता है, और साथ में ये आ गया मेरे पास आर टी। अच्छा अब यहां से एक टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे ही मैं आर अपॉन एन ए देखूंगा, मेरे मन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कि पीवी बराबर, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक तो कैपिटल एन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये आ गया के बी, और ये आ गया टी। तो पीवी बराबर एक रिलेशन आया, ध्यान से देखना,
पीबी बराबर एन केबीटी, अरे ये भी काम का है, पीबी बराबर एन केबीटी, ये भी हमारे काम का है, ये भी हमारे काम का है, ये भी याद रहना चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली बात। अच्छा, अब चलो और अच्छी बात यहां से कर सकते हैं। अब मैं अगर चाहूं तो P की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो जरा देखो, N अपॉन V हो जाएगा और साथ में यहां से हो जाएगा KBT। अच्छा, अब देखना N अपॉन V, ये जो तुमने N अपॉन V लिखा हुआ देखा है तो तुरंत तुम्हारे मन में नंबर डेंसिटी आना चाहिए। तो यहां से तुम कह सकते हो कि अब तुम्हारे पास रिलेशन आ गया P इक्वल्स टू, ये आ गया स्मॉल n इंटू केबीटी, स्मॉल n इंटू केबीटी। अब ये स्मॉल n आ गया, इस स्मॉल n को देखते ही एक बात और समझ में आनी चाहिए कि मैं तो ये जानता हूं कि रो की वैल्यू होती है m इंटू n, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो n के जगह पे मैं चाहूं तो मैं ला सकता हूं यहां से रो अपॉन m, ये मैं यहां लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो जरा सोचो, हमारे पास रिलेशन आया हुआ है P इक्वल्स टू n साथ में KB इंटू टी, तो मैं यहां लिख सकता हूं P इक्वल्स टू n के जगह पे रो अपॉन m और साथ में आ सकता है KBT। इतनी बात तो यहां से आ सकती है सामने। अच्छा, मैं अगर यहां फिर से P बाय रो निकालना चाहूं तो ये अब की बार आ जाएगा ये KBT अपॉन m, ये आ जाएगा मेरे पास KBT अपॉन आ जाएगा m। ये P बाय रो का दूसरा फॉर्मूला आ गया, P बाय रो का दूसरा फॉर्मूला आ गया, किसके टर्म में? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में। अब P बाय रो का एक रिलेशन तो हमारे पास इधर भी आया था, ये वाला रिलेशन देखो ध्यान से, ये वाला रिलेशन, इसमें नीचे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट लगभग तुमको पता होगा, क्योंकि अगर किसी का नाम दे दिया कि भाई पार्टिकुलर एलिमेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, तो हम इसको लगाएंगे। लेकिन मान लो उसका अगर अमाउंट दे दिया कि भाई इतना है, तब हम ये लगा, तो बिल्कुल रिलेशन सामने है, तुमको एक अगर आएगा तो दूसरा आपको निकालने आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बात आप समझ सकते हैं, कोई नहीं है। आज की जो ये क्लास है ना, आज की क्लास, इसमें नोमेनक्लेचर की क्लास रखी है मैंने। अलग बात है कि मुझे नोमेनक्लेचर नहीं आता विशेष, लेकिन फिजिक्स में रख लेता हूँ। केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में मैं उतना ही जीनियस हूँ जितना कोई कॉमर्स का बच्चा। ये तुम लोग की ऑर्गेनिक कैसी है, कैसी है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कैसी है बताना जरा। ठीक ठाक सर, ठीक ठाक से काम नहीं चलता, उधर तो बहुत पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़िएगा, ऑर्गेनिक लोगों को बहुत, लोगों को ऑर्गेनिक सेमेस्टर का ठीक ठीक है। कोई ऐसा कोई है जिसके ऑर्गेनिक में वाह गजब शानदार मैं जीनियस हूं, ये ऐसा कोई है तो बता। गजब, नो प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक, आई एम जीनियस, आई एम मास्टर इन ऑर्गेनिक, ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखना चाहता हूं। ऐसे किसी किसी की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होती है। मुझे तो क्या, मैंने ना अभी भी कोशिश करी थी कि मैं ना एक बार बैठूंगा एक दिन ऐसी, मैंने सोचा फॉर अ चेंज, मैंने सोलोमन की बुक निकाली, सोलोमन ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी बुक है, बुक निकाली, मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ूंगा, और बगल में जेडीली रखी थी, इनऑर्गेनिक की है, तो मुझे जेडीली पढ़ना ज्यादा आसान लग रहा था विद रिस्पेक्ट टू सोलोमन एंड ऑल। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कभी ना कभी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। चलिए, फिलहाल तो फिजिक्स की बात कर लेते हैं, और अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। ये भी बड़ा परेशान करता है बच्चों को, ये थोड़ा नीचे लिख दिया गया, मैंने यहाँ लिखना था। चलिए, अभी हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन की। सारा सेक्शन इसका आज ही ले रहा हूँ कि भाई किस तरीके से कहाँ क्या कंफ्यूजन होता है, बाद में है हूँ ना हूँ नहीं करना, अच्छा क्या लेना है क्या नहीं।
तो सबसे पहली लड़ाई है, देखो दो तीन चीज देखेंगे, एक तो प्रेशर देख लेंगे, वॉल्यूम देख लेंगे, और एनटीपी और एसटीपी की बात कर लेंगे, फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली चर्चा प्रेशर के ऊपर होगी। प्रेशर के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं एक एक चीज लिखता हूँ। कोई कहे प्रेशर और वो कहे कि भाई साहब प्रेशर में मुझे एसआई यूनिट की बात करनी है, तो तुम कहोगे एसआई यूनिट में तो कोई टेंशन नहीं है, या तो आप इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोल दो, क्योंकि प्रेशर होता ही है फोर्स अपॉन एरिया, या फिर आप इसको कह दो पास्कल। पास्कल एसआई यूनिट में तो खेल यहीं से बन जाता है। अच्छा, लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन इतना इजी नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत एटीएम की बात करता है, कभी बार की बात करता है, कभी एमएम ऑफ एचजी और बहुत सारी नौटंकी। तो आप एक एक टर्म को समझ लो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं वही चीज लिख रहा हूं, मैं यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा, ध्यान सुनना। जैसे जैसे मैं तुमसे कहूं 1 ATM, अगर मेरे से पूछो ना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, तो 1 ATM की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.01325 बार। लेकिन ये इतना बड़ा नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू है ना वो लिख रहा हूं। तो 1 ATM तुम जब भी लिखा हुआ देखना, 1 ATM तुम जब भी लिखा हुआ देखना, तो 1 ATM को तुम लगभग लगभग 1 बार मान सकते हो। 1 ATM को 1 बार मान सकते हो। अच्छा, ये 1 बार है क्या? तो ये जो 1 बार है, ये 1 बार, अब क्वेश्चन में मान लो उसने 1 बार दे दिया तो तुम समझना 1 ATM दे रहा है। लेकिन लड़ाई तो इस बात की है कि मैं तो एसआई में यूनिट में डील करूंगा, तो 1 बार को मैं लिखूंगा कैसे? तो 1 बार जैसी आए ना, इसका मतलब होता है 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर उर्फ पास्कल। यानी कि बार जैसी दिखे 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन गया। एक तो ये बात हो गई भाई। दूसरी बात वो होती है 1 ATM वाली बात। 1 ATM वाली बात, 1 ATM भी रहे तो यही हो जाएगा, क्योंकि 1 ATM और 1 बार बराबर ही होता है। तो 1 ATM भी रहे ना, तो तुम उसको लिख सकते हो आराम से 10⁵ पास्कल। ये तो तुमको आता है, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जुगाड़ लिख रहा हूं। अच्छा, लेकिन 1 ATM को हम चाहें तो mm ऑफ hg के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 760 mm ऑफ hg, ये होता है 1 ATM का मतलब। लेकिन यहां देखो एक पंगा फंसा, ध्यान से सुनना, अभी वाली बात अच्छे से सुनना। ये तो 760 mm ऑफ hg दे दिया, अब mm खुद एसआई यूनिट नहीं है भाई, तो इस mm से तो काम चलेगा नहीं, तो अपने को इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ, थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, अगर पच जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए, हम बात करना चाहते हैं Hg की, मरकरी की। अच्छा, आपको पता हो कि प्रेशर हाइट वाला जो लिया जाता है, वो प्रेशर लिया जाता है, उसको हाइट वाला प्रेशर याद होगा तुमको, ρGH लिखते हैं, ρGH लिखते हैं। क्योंकि बात Hg की हो रही है तो रो भी Hg का लिया जाएगा। अब जरा सोचो, और मान लो क्वेश्चन में हमारे पास H जो है वो गिवन है इन, मोस्टली तुमने देखा होगा मिलीमीटर में गिवन होता है, तो H इज गिवन इन मिलीमीटर। अच्छा, अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? अब देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से समझना। अब बात यहां हो रही है कि मुझे P की लड़ाई करनी है। अब रो एच जी ये जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 13,600, ऐसे 13,600। ये एसआई यूनिट में, ध्यान से सुनना, ये एसआई यूनिट में ρHg की वैल्यू होती है। अब बात है किसकी? अब बात है जी की, तो जी को तो तुम 10 रख लोगे। और अब मान लो अगली बात एच की हो रही है, और एच मेरे को उसने मिलीमीटर में दे दिया। एच जैसे ही उसने मिलीमीटर में दे दिया, अब ये 10 जो हमने रखा है, तुम समझते हो जी की वैल्यू है, हमने उसको रख दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब अपने को ध्यान से इस एच को भी रखना पड़ेगा, किसमें? किसमें? मीटर में। मान लो उसने अपने को दे रखा था x mm,
x mm दे रखा था, तो इस x को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो x इंटू 10⁻³ करूंगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लूंगा और ध्यान से सॉल्व करूंगा। जरा देखना, एक तरफ 10⁻³ है और एक तरफ यहाँ पे देखना, और एक तरफ ये 10 है और यहाँ ये सब कट रहा है। किसी को अगर दिख रहा हो कि भैया ये कट जाएगा और सिर्फ 136 बच रहा होगा, समझ में आया तो बताओ। देखो देखो देखो, समझ में आया तो बताओ। 136 बचेगा भाई, ये 136 बचेगा। हाँ बिल्कुल, x तो है ही सही, 136 बचेगा। यस, तो 136 और x तो है ही सही। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर तुमको इन द क्वेश्चन, ये गजब का जादू है। इन द क्वेश्चन अगर आपसे कहे कि भैया जो प्रेशर है वो है x mm ऑफ Hg, तो तुम डायरेक्ट उसको लिख सकते हो 136 इंटू एक्स, कितना, ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट यूज करना, ये ऐसा यूनिट में आ जाता है, ये बात समझ लो। वो देगा मिलीमीटर में और Hg की बात होगी तो मैं 136 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, सही है मेरे ख्याल से। समझ में आया क्या? यस, चलिए। चलिए, अब अगली लड़ाई है वॉल्यूम की। वॉल्यूम से भी वो तंग कर देते हैं। वॉल्यूम पर जरा चर्चा कर ली जाए। वॉल्यूम पे चर्चा। अब वॉल्यूम में तुमने देखा होगा, जब हम कोई घर में फॉर्चून ऑयल लेके आते हैं, कोई तेल वगैरह लेके आते हैं, या फिर लिक्विड तुम डिटर्जेंट लाते होगे, तो 1 लीटर लिखते हैं और बगल में उसका वजन लिखते हैं ग्राम में, लगभग 907 और ऐसा कुछ ग्राम लिखते हैं इस तरीके से। यानी कि 1 लीटर हमेशा 1 केजी हो, ये जरूरी नहीं है। हमेशा 1 लीटर 1 केजी से तुमको कम दिखेगा डेली यूज में। वाटर ही एक ऐसा केस है, वाटर के केस में अगर तुम बात करोगे ना, सिर्फ वाटर में ऐसा होता है, जब वाटर की बात हो तो वाटर के केस में जो 1 लीटर होता है वही 1 केजी होता है, सिर्फ पानी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा। अब वाटर के केस में मैंने कहा कि 1 केजी 1 लीटर होता है। वाटर के केस में अब जरा यहीं से सोचना, जो 1 ml होगा वाटर के केस में वो 1 ग्राम होगा, और उसी को 1 cc बोलते हैं। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, अभी थोड़ी देर पर मैं इसकी चर्चा कर दूंगा। लेकिन वाटर के केस में सारा कुछ बराबर है। अब चलो जरा वॉल्यूम की बात तुमको समझाता हूं कि क्या है। पहले तो तुमको इस सीसी का मतलब समझाता हूं कि ये सीसी क्या होता है। सीसी का मतलब होता है कि किसी क्यूबिक रीजन की बात चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली बात है कि अगर किसी ने कहा तुमसे वॉल्यूम, और वॉल्यूम की अगर वो कहे कि भाई मेरे को तो पहले तुम एसआई यूनिट समझाओ, बाकी बात तो देख लेंगे, तुम कहोगे एसआई यूनिट होता है उसका मीटर क्यूब। ये तो अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था आपको कि आप ऐसे याद रखिए कि आपके घर की पानी टंकी जिसमें 1000 लीटर का पानी आता है, 1000 लीटर का पानी आता है, मतलब उसका वॉल्यूम, उसका डायमेंशन 1 × 1 × 1 है, यानी कि उसका 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब का अगर तुमने टैंक खरीदा तब उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। यानी कि अगर कोई कहे 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं ध्यान देना, इसी को लिखते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, इसी को लिखते हैं 10⁻³ सीसी, या फिर तुम कह सकते हो 10⁻³ ml, 10⁻³ ml। समझो। अब देखो, फिर से देखो 1 सीसी कहीं लिखा हुआ है
1 सीसी का मतलब होता है 1 ml, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये सब कन्वर्जन है, आपको आना चाहिए, चीजें आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात सब कर लोगे, कन्वर्जन कर लोगे, सब लिख दिया मैंने, इसको बारी बारी से जब देखोगे ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब एक लड़ाई होती है एनटीपी और एसटीपी की, तो खैर फिजिक्स में तो कोई विशेष लड़ाई है नहीं, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी और एक लड़ाई है इधर एसटीपी की। फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिजिक्स के लिए एक चीज जो बोल रहा हूं मैं, सिर्फ फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, ओनली फॉर फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, नो केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। जहां तक मुझे याद है केमिस्ट्री के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस लगता है। क्या मैं सही हूं? केमिस्ट्री के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर को। क्या मैं सही हूं? यस, बिल्कुल। अब क्यों बोलते हैं, केमिस्ट्री के गुरुदेव से आप जरूर पूछिए। फिजिक्स में ऐसा यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर को मैं यहाँ लिख देता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर को लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर को भी लिया जाता है लगभग उतना ही। ऐसे होता तो 0.01 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन लगभग उतना ही लिया जाता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इसको केल्विन में तुम लिखते हो तो तुम लिख देते हो ना 273, ऐसे सही मायने में वो 273.15 होता है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूं सीधा 273 केल्विन। और यहाँ पे होता है ना, ये 0 से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन मैंने वही लिख दिया क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 273.16 होता है यहाँ पे एसटीपी पे, लेकिन आप 273 रखिए, काम चल जाएगा। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, इन नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल प्रेशर आप जानते हो यहाँ पे 1 atm लिया जाता है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर की भी बात करोगे ना, ये भी हमारा 1 atm ही लिया जाएगा। द कंक्लूजन इज कि चाहे मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं, चाहे मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करूं, इसकी वैल्यू को 273 केल्विन रख के सॉल्व करना चाहिए। और तुम करते भी हो, प्रैक्टिस भी इसी की रहती है, मैंने रीजन तुमको बता दिया। हाँ, सही में प्रिसाइजली बात करोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना, प्रिसाइजली बोल रहा हूं मैं, वो 273.15 होता है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.16 होता है। उतना गैप कौन देखेगा? तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, आपकी बात यहां से बन जाएगी। ये हो गया भाषण, और इतना भाषण करने के बाद अब मैं चाहता हूं न्यूमेरिकल की तरफ मूव करना। थोड़ा सांस ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे, और सांस लेने के साथ साथ सारे फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए, सारे फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए, सारे फॉर्मूले को। मैं स्लाइड थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक बार रिकैप कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार रिकैप कर लीजिए, इस स्लाइड में से एक फॉर्मूला आया है भाई, एक अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखते चलो। इस स्लाइड में से एक रिलेशन आया है, कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू n, फटाफट लिख लिया। दूसरे में इस स्लाइड में मॉलिक्यूलर वेट तुम जानते ही हो, इसमें कोई तूफान है नहीं। अच्छा, इस वाले स्लाइड में मोल निकालने का दो जुगाड़, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर गिवन नंबर अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ये भी आपको आता है। नंबर डेंसिटी, ये लिख लो भाई, ये लिख लो, ये भूल जाओगे। नंबर डेंसिटी, गिवन नंबर अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एक क्यूबिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये लिखो, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद इस स्लाइड में आओ, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो तुमको याद ही होगा, लेकिन डेंसिटी का फॉर्मूला स्मॉल m इंटू स्मॉल n, ये भूल जाओगे, ये लिख लो, ये लिख लो। अब R की वैल्यू देखो भाई, R की वैल्यू एक बार 8.3 जब जूल पे चर्चा चल रही होगी, और या फिर 2 जब कैलोरी में चर्चा चल रही होगी। ये देखो भैया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R अपॉन Na। एक तुमको उपाय बताऊं, देखो, R का चर्चा तब करना जब बड़े लेवल की बात हो, मोल की बात हो तो R का चर्चा करना, मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो तो Kb का चर्चा करना। आगे आएगा, सब समझ में आएगा। अभी ये देखो,
पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये भूल जाओगे तो अपने आप को 10 चाटे मारना। इसमें से अब एक काम की बात लिखो, पी बाई रो का फॉर्मूला लिखो, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, पी बाई रो लिखो, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। ये कब बोलोगे, ये कब बोलोगे, जब तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर वेट की बात होगी तब ये बोलोगे। इसका दूसरा जुगाड़ भी है, इसका दूसरा जुगाड़ भी है, वो क्या है, पी बाई रो का दूसरा जुगाड़, ये देखिए, के बी टी अपॉन एम, के बी टी अपॉन एम, के बी टी अपॉन एम। ध्यान से, यहां से देखो, ये भी याद होना चाहिए, मैंने कहा था पी बी इक्वल्स टू एन के बी टी, ये ध्यान में रहना चाहिए भाई। पी बी इक्वल्स टू एन के बी टी, ये याद रखना चाहिए, पी बी इक्वल्स टू एन के बी टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलो, अब चलो, अब ये सब पूरी कहानी पास्कल वास्कल की, और ये देखो, ये देखो, एमएम में दे रखा होगा, एमएम में दे रखा होगा, 136 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, यही है जादू, देखो, डायरेक्ट, डायरेक्ट। और ये बाकी सब चीजें तो आपको पता ही है। आइए सवाल पे आते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व। हाँ भैया, कहता है अ बल्क ऑफ वॉल्यूम 500 सीसी इज सील्ड एट अ प्रेशर 10 रेज़ टू द पावर -11 mm ऑफ Hg। देखो आराम से 1 मिनट समय ले लो, करो। ये सीसी दे रखा है, सीसी, सीसी दे रखा हो, सीसी दे रखा हो, तुरंत एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे भाई, तो 500 इंटू 10 का पावर -6 लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक तो एमएम देख लिया मैंने, दूसरा एचजी देख लिया, ये तीनों देख के मन खुश होना चाहिए, ये तीनों देख के मन खुश होना चाहिए कि मैं तो डायरेक्ट, डायरेक्ट 136 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 136 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 136 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, इससे डायरेक्ट मेरे को एसआई यूनिट में प्रेशर का पता लग जाएगा, ठीक है। सुनो, सुनो, सुनो सब लोग, एक बात सुनो, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बताता हूँ, हीट वाले सेक्शन में एकदम मरते दम तक, आखिरी सांस तक, जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में लेना, टेम्परेचर केल्विन में लेना, चाहे जो हो जाए, कोई तुम्हारे कंधे पे बंदूक भी रख दे तब भी टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है, ये मत भूलना, ये मत भूलना। अब आ जाओ, अब आ जाओ, ये आ गया। अब ये देखो 127 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलो भैया, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन, 400 केल्विन। अरे पूछा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो इसने प्रेशर दे दिया, इसने प्रेशर दे दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, अरे कोई तो करो, कोई तो करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रेशर, साथ में टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर, साथ में टेम्परेचर, बोलते ही मेरे मन में एक फॉर्मूला आया, पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी, एन के बी टी, यहां से एन निकाल लूंगा, वो आ जाएगा हमारे पास आराम से, प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम अपॉन केबीटी, केबीटी सबको ऐसा यूनिट में रखूंगा। प्रेशर कितना है भैया 136, और ये मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू द पावर -11 से, समझो लिख दिया था उधर। अब बात है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तुमको पता ही है 500 सीसी था, तो सीसी को 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है भैया, अपॉन के बी, अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद होना चाहिए, कोई नहीं बताएगा, 1.38 इंटू 10 का पावर -23, और टेम्परेचर केल्विन में, और केल्विन में ये हो जाएगा 400, 400।
अब इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसको सॉल्व करो तरीके से। मैं तुमको उपाय बताता हूँ, देखो एक आसान उपाय। ये 1.38 है, थोड़ा इसको लाइट कर लेते हैं। ये 1.38 है और ऊपर में 136 है भाई। काट देते हैं इसको, काई की लड़ाई। इसको देखो तो ये 100 टाइम्स कट जाएगा, ये 100 टाइम्स कट जाएगा। देखो ध्यान से, अब थोड़ा छोटा हो गया, 100 टाइम्स कट जाएगा। और अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25 इंटू 10⁸ 8 मॉलिक्यूल्स। 8 मॉलिक्यूल्स आया क्या? यही आंसर आएगा, चेक करिए। यस यस, ठीक है। चलिए कैसे, अब कैसे का बताओ। देखो ऊपर 100 है, नीचे 400 है, 4 और ऊपर ये देखो 500 है, 1.25 से कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये देखिए भाई, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन, volume of ideal gas at 15 atm and minus 23 डिग्री सेल्सियस इज 8 लीटर। आइडियल गैस का 15 एटीएम पर और -20 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम दे रखा है 8 लीटर। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम। नाउ द गैस पुट इन अनदर कंटेनर। नाउ गैस पुट इन अनदर कंटेनर, और कब? तो एट 9 एटीएम। प्रेशर बदल दिया और टेम्परेचर भी बदल के 57 डिग्री सेल्सियस कर दिया। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। उस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? उस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। थोड़ी सी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। जो तुमने सुना होगा कि जब बात आइडियल गैस की चल रही होगी तो ये जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का जो वॉल्यूम होता है, ऐसे बाद में इसके ऊपर और बात होगी लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं अभी। गैस का वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो स्पेस जिसमें गैस के पार्टिकल मोशन कर सके, आराम से फ्री घूम सके। मैं फिर से बोलता हूं, हम यहाँ पे आइडियल गैस की बात कर रहे हैं जिसकी खुद की साइज नेग्लिजिबल होती है। तो गैस का वॉल्यूम का मतलब वो स्पेस होता है जहां गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री में बड़े आराम से मोशन कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि गैस का वॉल्यूम का मतलब होता है कंटेनर का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम का मतलब होता है कंटेनर का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि कितने दूर तक, कहां तक मोशन कर पाएंगे, कहां तक मॉलिक्यूल्स उसके, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कहां तक उसके मोशन कर पाएंगे। तो जहां तक उसका कंटेनर का दीवार होगा। उसीलिए गैस का वॉल्यूम बराबर कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। एक तो ये बात। दूसरी बात जरा समझना कि अगर गैस लीक नहीं हो या फिर हम एक्स्ट्रा गैस अपने तरफ से ऐड नहीं करें, उस कंडीशन में जो मोल अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर से बोलता हूं, हम ना तो गैस लीक करा रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि सपोज करो हमने कहा कि गैस ना तो लीक करे, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह दें कि हमने एक्स्ट्रा गैस ऐड भी नहीं करा। अरे यही दोनों काम करेंगे तभी जो हमारा मोल अमाउंट है वो चेंज करेगा। तो एक्स्ट्रा गैस ऐड, ना तो गैस लीक करे ना ही एक्स्ट्रा गैस ऐड करें, उस कंडीशन में मोल अमाउंट कांस्टेंट रहता है। सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। उस समय में मोल अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, मतलब कि मेरे पास मोल अमाउंट कांस्टेंट रहने का मतलब जो ये म्यू होता है, ये म्यू कांस्टेंट रहेगा, म्यू कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे ही ये बात हो रही है तो अब मैं एक रिलेशन की तरफ बढ़ना चाहता हूं। वो होता है मेरे पास पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब देखो, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये दोनों तो यहां पे हो गए कांस्टेंट, ये दोनों यहां पे हो गए कांस्टेंट। यानी कि तुम कह सकते हो कि पीवी अपॉन टी बराबर यहां पे आ गया कांस्टेंट।
पीबी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर। एक बार मेरे साथ साथ सॉल्व करके चलते चलो, देखो कैसे मैं सोच रहा हूँ। तो ये कहानी यहाँ से हो गई। तो अब मैं रिलेशन लगा सकता हूँ P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ P2V2 अपॉन T2। अच्छा, अब डाटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये आ जाओ भाई, डाटा 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 किधर भाग गया, ये रहा, ये है डाटा। तो डाटा की कहानी ये है, थोड़ा क्यों ना इसको कॉपी कर लिया जाए, देख लिया जाए। देखो पहले प्रेशर है 15 और 23 और 8 और 57। ठीक है ठीक है, चलो। तो प्रेशर पहले कितना है भैया 15, और वॉल्यूम वॉल्यूम था 8, और नीचे नीचे एसआई यूनिट में बदलोगे कितना आ जाएगा, ये 250 आएगा। अच्छा, बाद में प्रेशर कितना हो गया था 9, बाद में प्रेशर 9 एटीएम हो गया है। तो 9 एटीएम, अब तुम बोलोगे कि इसको एटीएम में क्यों रख रहे हो यार, इक्वेट कर रहे हैं। तो जैसा चेंज एक तरफ हो सही चेंज दूसरे की तरफ चेंज ऐसे खत्म हो जाएगा। और वॉल्यूम नया वाला हमने V2 मान लिया और डिवाइड कर दिया टेम्परेचर T2 से, जो कि हमारा 330 है। बस यहीं से V2 तो फाइंड करना है, V2 तो फाइंड करना है। अब तुम एक जादू देखो, अब तुम एक चीज देखो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिया है, 8, और 8 क्या है भैया लीटर में है। यानी कि जब 8 लीटर में ले लिया तो मेरा जो आंसर V2 आएगा ये ऑटोमेटिकली लीटर में ही आएगा। तो काट पीट लेते हैं, 15 गुने 8 120, और ये 25 और ये 30 और ये 9 लगभग लगभग ये V2 आप सॉल्व करिए 17.6 लीटर आ रहा है। देखिए 17.6 लीटर आ रहा है ना। तो ये बात आप समझो, बात ऐसे ही बच्चों से बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज तो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास आते के साथ पढ़ रहे हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट। आइए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने पेश करता हूं। तीसरा सवाल गौर फरमाइए, पढ़िए। An ideal gas obeys additional law VPQ बराबर कांस्टेंट। If initial temperature equals to T नॉट, इनिशियल वॉल्यूम लिखा है मैंने इक्वल्स टू V नॉट, और फिर कहा है कि गैस इज कंप्रेस्ड टू 8 V नॉट अपॉन 27, मतलब बाद में वॉल्यूम को 8 V नॉट अपॉन 27 कर दिया गया। सब लोग डाटा लिखें पहले कॉपी में, ताकि मैं सॉल्व करूं तो डाटा ही नहीं भूल जाना। डाटा पहले लिख लो, पहले लिखो इनिशियल टेम्परेचर T नॉट लिखो, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट लिखो रफ कॉपी में फटाफट, फाइनल वॉल्यूम लिखो 8 V नॉट अपॉन 27। अब हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में इसने डाटा दिया टेम्परेचर और वॉल्यूम का, बात समझो। इसने शुरुआत में एक तो इसने बड़ा कंफ्यूजन कर दिया है। देखो क्वेश्चन कितना खास है, क्वेश्चन कितना खास है, तुम क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने पीवी रिलेशन दिया है भाई, ये देखिए क्वेश्चन क्या किया है समझदारी से। क्वेश्चन ने पीवी रिलेशन दे दिया, पीवी रिलेशन दिया। पहली बात तो पीवी रिलेशन दिया है, और यहां वॉल्यूम है और यहां टी है, यानी कि पीवी रिलेशन दिया लेकिन हमसे टीवी रिलेशन पूछा है। ये क्वेश्चन का पंच है, इसको समझो। प्रेशर वॉल्यूम दे के टेम्परेचर वॉल्यूम पूछा है, मतलब मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे मुझे प्रेशर नहीं चाहिए। समझो, बात फिर से लिख देता हूं। क्या हुआ कि पीवी रिलेशन गिवन है, पीवी रिलेशन जो है ये गिवन है, और हमसे टीवी रिलेशन पूछा है, टीवी रिलेशन हमसे पूछा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, यानी कि प्रेशर वाला टर्म जो है, प्रेशर हटाओ, हटा के कैसे करोगे, प्रेशर हटाओ और वहां से इस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में रिलेशन लाओ, रिलेशन लाओ। ये टारगेट होना चाहिए। थॉट प्रोसेस समझो कि कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में जो पीवी रिलेशन दिया हुआ है
वो है Vp का पावर क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और टीवी रिलेशन में क्या क्या पूछा है देखिए। शुरुआत के दिनों में इसने कहा है कि जो T1 है हमारा इनिशियल, वो हमारा T नॉट है। T नॉट है ना, हाँ T नॉट है। अच्छा, और बाद में क्या कहा कि ये T2 कितना होगा ये इसको बताना है। अच्छा, लेकिन इसने कहा है कि पहले का वॉल्यूम जो V1 है वो V नॉट है, और बाद में हमने जो वॉल्यूम कर दिया वो कंप्रेस करके 8 V नॉट अपॉन 27 कर दिया। ये तो क्वेश्चन की भाषा है जो हमने यहाँ पे लिख दी। अब बड़े आराम से अपने को एक ही उपाय है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, वहां से टेम्परेचर की बात होगी। अच्छा, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे प्रेशर चाहिए ही नहीं, तो प्रेशर को रिप्लेस कर दूंगा टेम्परेचर और वॉल्यूम से, तो मेरा काम बन जाएगा। अब सारा खेल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का है, आप देखते जाइए, जहां दिक्कत हो वहां बताइएगा। मेरे पास रिलेशन है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब म्यू और आर दोनों कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा पीवी प्रोपोर्शनल। देखो म्यू तभी चेंज करेगा जब या तो गैस लीक हो रहा हो या फिर एक्स्ट्रा गैस ऐड किया जा रहा हो, तो पीवी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। यानी कि P अगर मैं यहां से देखूं तो P प्रोपोर्शनल T अपॉन V आ जाएगा। यानी कि जहां जहां P है, सुनना ध्यान से, जहां P है उसके जगह पे मैं T बाई V लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि क्वेश्चन में जो गिवन था वो था Vp क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट, और मैंने यहां देख लिया कि जहां P है उसके जगह में T बाई V लिख सकता हूं, तो V को तो कोई दिक्कत नहीं है, और P के जगह पे मैं लिख दूंगा यहां से T बाई V, और इसका क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा कांस्टेंट। चलो भाई अच्छा है। तो देखो क्या बन जाएगा, ऊपर का तो T क्यूब और नीचे ये क्यूब बनता, लेकिन एक 1 ये खत्म कर देगा, तो ये बनेगा T क्यूब अपॉन V स्क्वायर, और ये टर्म जो आ गया मेरा वो आ गया कांस्टेंट। अब यहां से मैं देख सकता हूं कि T क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, V स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ, तो जहां तुम T देख रहे हो उसके जगह पे तुम लिख सकते हो V, और ये 2/3। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे टीवी का रिलेशन पूछा हुआ है। अब जरा देखो, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो आप जीनियस हैं, आप कर ही लेंगे। तो T2 अपॉन T1 लिखना है, तो मैं उसको लिख सकता हूं V2 अपॉन V1, और इसके पावर में जाएगा 2/3। सही है। अब T2 के जगह पे तो चलो हमने T2 के जगह पे हमने T2 छोड़ दिया, T1 की वैल्यू क्वेश्चन में है T नॉट इक्वल्स टू V2। अरे V2 कंप्रेस करके उसने बना दिया था 8 V नॉट अपॉन 27 अपॉन शुरुआत का वॉल्यूम जो था वो था V नॉट, इसके पावर में गए हैं 2/3, इसके पावर में गए हैं 2/3। अब यहां से चलो नीचे ही कर लेते हैं सॉल्व, यहीं पे कर लेते हैं। अब यहां से जब मैं T2 अपॉन T नॉट के ऊपर जाऊंगा, T2 अपॉन T नॉट के ऊपर जाऊंगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं कुछ कट रहा है क्या। यस, V नॉट खत्म हो रहा है भाई, V नॉट खत्म हो रहा है, तो V नॉट को कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ 2/3 बच रहा है। ठीक है भाई, तो ये टर्म जो आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो 8/27, और ये आ जाएगा 2/3। अब देख के तुम्हारा मन खुश हो गया होगा कि 8/27 को तुम लिख सकते हो 2/3, और इसका पावर क्यूब, और ये चला गया पावर में, और यहाँ चला गया 2/3, 3 से 3 निकल लिए, तो T2 अपॉन T नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर रह जाएगा, तो क्या बच गया 4/9। हमसे पूछा है T2, T2 हो जाएगा 4/9 इंटू T नॉट, इंटू T नॉट। कैलकुलेशन है, आना चाहिए, आना चाहिए। सही है क्या, सही है सही है सही है सही है। तो अभी आज का जो ये टारगेट है, मेनली हमने इसको करा है, एक दो क्वेश्चन इसमें होमवर्क में डाल देता हूं,
ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करके आए। 2 क्वेश्चन होमवर्क में डाला है, एक ये देख लीजिए और एक इसके नीचे एक और सवाल डाला है, यहाँ एक ये देख लीजिए। 2 सवाल इसमें डाला है ताकि आप इस पे सोच के आए। इसमें मैंने एक बात लिख दी है कि वेसल चेंज नहीं होगा मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस बात को समझिए, बिल्कुल ना समझ रहे हैं, क्योंकि गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम, गैस अगर आइडियल है तो। एक तो ये सवाल है और एक सवाल ये है सिलेंडर वाला। दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आइए, फिर उसके बाद से बात आगे बढ़ेगी। तो बस आराम से रेडी होके तरीके से तैयार करके आओ। एक बार लेक्चर्स को जो है दोबारा से देख लेना ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, और उसके बाद बाकी बात कल करेंगे। आराम कीजिए। गुड नाइट।